एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं रैपिड जियो के एक नए वीडियो में। और आज हम कक्षा 10 के भूगोल विषय के चौथे अध्याय कृषि से संबंधित प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे। तो अभी तक यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही करियर और एजुकेशन से जुड़ी अन्य खबरें आप तक पहुँचती रहें। आइए शुरू करते हैं। संख्या एक बहुवैकल्पिक प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। पहला ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि, दूसरा है बागवानी, तीसरा है रोपण कृषि और चौथा है गहन कृषि। इस प्रश्न का उत्तर होगा रोपण कृषि। प्रश्न संख्या 2 है, इसमें से कौन सी रबी फसल है। पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है चना, तीसरा ऑप्शन है मोटे अनाज और चौथा ऑप्शन है कपास। इस प्रश्न का उत्तर होगा चना। प्रश्न संख्या 3 है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। पहला ऑप्शन है दालें, दूसरा ऑप्शन है मोटे अनाज, तीसरा ऑप्शन है ज्वार और चौथा ऑप्शन है तिल। इस प्रश्न का उत्तर होगा दालें। प्रश्न संख्या 4 है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। पहला ऑप्शन है अधिकतम सहायता मूल्य, दूसरा ऑप्शन है न्यूनतम सहायता मूल्य, तीसरा ऑप्शन है मध्यम सहायता मूल्य और चौथा ऑप्शन है प्रभावी सहायता मूल्य। इस प्रश्न का उत्तर होगा न्यूनतम सहायता मूल्य। यह वह मूल्य होता है जिस पर सरकार अनाज को किसानों से खरीदती है और इस मूल्य से कम पैसे किसानों को नहीं दिए जा सकते। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत पहला प्रश्न है, एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। तो पेय फसल के रूप में हम लोग चाय को लेते हैं और उत्तर लिख सकते हैं, चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय का पौधा उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में उगाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। उत्तर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, चावल भारत की एक मुख्य खाद्य फसल है। यह भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाई जाती है। प्रश्न संख्या 3 है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, सरकार द्वारा किसानों के हित में कई संस्थागत सुधार किए गए हैं, जिन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला है सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान किया गया है। दूसरा है न्यूनतम सहायता मूल्य नीति अपनाई गई है, जो किसानों को उनकी फसल बेचने में सहायता करती है। तीसरा है कृषि निवेश और साधनों जैसे ऊर्जा और उर्वरकों पर सहायकी उपलब्ध करवाना। और चौथा है किसान क्रेडिट कार्ड तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत करना। प्रश्न संख्या 4 है, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं। इसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती आबादी के साथ कृषि के अंतर्गत भूमि के कम होने के कारण निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। पहला है बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन का अभाव हो सकता है। दूसरा है यदि भोजन का अभाव होगा तो खाद्यान्नों की कीमतों में भी वृद्धि होगी। तीसरा है बेरोजगारी तथा किसानों के आजीविका के साधनों का अभाव हो जाएगा। चौथा है कृषि उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में कमी आएगी। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख अंग कृषि उत्पादों के निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत जो प्रश्न है उनका उत्तर लगभग 120 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए या बताइए। उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। पहला है स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी प्रथा की समाप्ति करने को प्राथमिकता दी गई। दूसरा है प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। अगला है पैकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई। अगला है न्यूनतम सहायता भोजन, फसल बीमा के प्रावधान, कृषि निवेश तथा साधनों जैसे ऊर्जा और उर्वरकों के लिए सहायकी, ग्रामीण बैंक तथा सहकारी समितियों की स्थापना की गई। किसान क्रेडिट कार्ड तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जैसी कुछ योजनाएं हैं जो सरकार ने शुरू की हैं।
दूसरा प्रश्न है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। इसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव उपनिवेश काल से ही दिखाई दे रहा है। भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख वस्तुओं में कच्चा कपास तथा मसाले थे। 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन में किसानों ने अनाज की जगह नील की खेती करने के दबाव का विरोध किया था, जो कि ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। इस प्रकार वैश्वीकरण भारतीय कृषि के लिए वरदान और अभिशाप दोनों साबित हुआ। उदारीकरण के बाद भारतीय किसानों को अन्य विकसित देशों को कृषि में अत्यधिक सहायता मिलने के कारण कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाने के लिए सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देने की आवश्यकता है। साथ ही किसानों को कार्बनिक कृषि का प्रयोग तथा सस्यावर्तन करने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। इसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। पहला, यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान सामान्य रूप से 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता, जिसे हम 100 सेंटीमीटर से अधिक मान लेते हैं, की आवश्यकता होती है। चावल की खेती के लिए बाढ़ के मैदानों की जलोढ़ मिट्टी तथा डेल्टाई इलाका उपयुक्त माना जाता है। इसकी खेती के लिए पर्याप्त वर्षा तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ते और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। तो ये थे इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर, और इसी प्रकार की और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ रैपिड जियो में।